आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या-क्या किया है। देखो सबसे पहले जो हमने किया है इस चैप्टर में उसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, पॉइंट्स। ओके, जैसे कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ये 2 पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स से निकलती है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो। तो हमने सबसे पहले सीखा कि डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंट्स से कैसे निकलती है, यानी कि ए, बी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन रेशो को। और ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को घटाया जाता है और जो उसका मिनिमम फ्रैक्शन होता है उसे ही हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं। ठीक है, घटाने के बाद उसका मिनिमम फ्रैक्शन डायरेक्शन रेशो कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ए पॉइंट दे रखा है आपको, यहाँ लिख देते हैं, ए पॉइंट आपको दे रखा है 4, 6 एंड 9, और उसके बाद बी पॉइंट दे रखा है आपको 6, 8, और उसके बाद यहाँ दे रखा है आपको 11 या फिर 13 ले लेते हैं। ठीक है ना? तो मैं डायरेक्शन अगर रेशो निकालता हूँ, डायरेक्शन रेशोज, तो देखो उसमें कैसे निकालोगे, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 एंड 13 माइनस 9, 8 माइनस 6 एंड 13 माइनस 9। जब आप इसे घटाएंगे तो आंसर आएगा 2, 2, और यहाँ पर घटाएंगे तो आंसर आएगा 4। अब ये जो आया है ये मिनिमम फ्रैक्शन नहीं है, तो मिनिमम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? आप इसे मिनिमम फ्रैक्शन में करेंगे 1, 1 एंड 2, एंड दिस इज डायरेक्शन रेशो। ओके, तो 2 पॉइंट्स से डायरेक्शन रेशो कैसे निकाली गई आपने ये सीखा। उसके बाद डायरेक्शन रेशो से सीखा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ओके, इसे हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एबीसी का इस्तेमाल करके एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता लगा। रूल बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि अगर मान लो ये आपके सामने डायरेक्शन रेशो है तो कोसाइन कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में इसका 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 स्क्वायर करके ऐड करके रूट करो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो रूट ऑफ 6, तो यहाँ रूट 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 अपॉन रूट ऑफ 6, फिर 2 अपॉन रूट ऑफ 6। ये आपके सामने जो आया है ये डायरेक्शन क्या है, कोसाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइन में और डायरेक्शन रेशो में फर्क क्या है? जब हम डायरेक्शन रेशो का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, तो वो आया था रूट 6, है ना? लेकिन अगर आप डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 1, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट करेंगे, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 में आया था। तो 11.1 में हमने ये सीखा कि पॉइंट्स से कैसे डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, मिनिमम फ्रैक्शन होता है वो एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एल एम एन होता है और उसको हम डायरेक्शन रेशो की हेल्प से निकालते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमने सीखी दूसरी एक्सरसाइज में, और वो थी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो पर टाइप की बताई गई, और उसमें पहली थी वेक्टर फॉर्म और दूसरी थी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर बताया गया वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, और कार्टेशियन फॉर्म में बताया गया आपके सामने इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। अब इसमें से ए कौन है भाई, ये ए है आपके पास पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, ये बी है आपके पास डायरेक्शन रेशो, और मैंने बताया डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंट्स को घटाने के बाद आती है। यहाँ पर x1, y1 और z1 पासिंग पॉइंट और ए बी सी डायरेक्शन रेशो। तो आपको समझ में आया कि ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको समझ में आया कि अगर पासिंग पॉइंट, एक लाइन का पासिंग पॉइंट और उसकी डायरेक्शन पता हो तो हम वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं और कार्टेशियन में भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस, इसमें एक टॉपिक तो ये था, एक टॉपिक ये था कि अगर हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, तो हमने रिलेशन भी सीखा।
रिलेशन कितने थे? सबसे पहला रिलेशन था पैरेलल कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का रिलेशन डायरेक्शन में था। क्या? b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2, ये तो था आपके पास वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में b1 b2 लेते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो उसमें आपके सामने क्या था? ये था a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन कौन सी थी? ये पैरेलल कंडीशन थी। जब दो लाइन पैरेलल होगी तो या तो वेक्टर फॉर्म में रिलेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हमें चाहिए होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने इसमें क्या बताई थी? जब हमने रिलेशन की बात करी तो उसमें हमने बात करी परपेंडिकुलर की। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर बात वेक्टर फॉर्म की करते हैं तो उसमें होता है b1 डॉट b2 इज इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है रिलेशन। और अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन की तो a1 इंटू में a2 प्लस b1 इंटू में b2 प्लस c1 इंटू में c2 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर बात करते हैं हम इसके तीसरे रिलेशन की तो एंगल फाइंड करेंगे, और दो लाइन के बीच में जो एंगल फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट है वो इस बार कोर्स में नहीं है आपके। कोविड की वजह से जो कोर्स रिड्यूस हुआ है 2020 में, तो उस वाले केस में आपका एंगल बताया गया है कि एंगल जो है दो लाइंस के बीच का एंगल, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमने तो फाइंड कर लिया था। तो एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। और अगर हमने कार्टेशियन की बात करी तो कार्टेशियन में भी सेम ऐसे निकालते हैं। क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड आपको फार्मूला लिखवा दिया गया है। उसमें वेक्टर फॉर्म का भी फार्मूला है, कार्टेशियन का भी। अच्छा, तीसरी इक्वेशन जो अब आपके सामने थी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज जो है, यह तीसरा टॉपिक, उसमें है प्लेन। और प्लेन से रिलेटेड आपको मैंने अभी रिसेंटली सारा कॉन्सेप्ट बताया। इसके अंदर भी आपको याद रखना होगा कि एक नॉर्मल टू द लाइन होती है, यानी कि जो ऐसे क्रॉस करती हुई जाती है। ओके, ये नॉर्मल टू द प्लेन होता है, प्लेन का नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल लाइन है, और एक पासिंग पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है पासिंग पॉइंट। अगर ऐसी फॉर्म होती है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a इंटू में वेक्टर n इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्योंकि कॉमनली हम यही लगाने वाले हैं। उसके अलावा दो और प्लेन की इक्वेशन बताई थी, जिसमें एक में डिस्टेंस दे रखा हो और एक में 3 पॉइंट्स दे रखे हो, पासिंग पॉइंट्स, ये भी बताया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन याद रखिएगा। फिर रिलेशन बताया मैंने दो प्लेन्स के बीच में, और लास्ट में मैंने आपको बताया था जब प्लेन का रिलेशन डिस्टेंस, एक पॉइंट, और एक लास्ट क्लास में बताया है प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल करनी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल करने। अब हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपने सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लिए, याद कर रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो देखो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन क्या है, ये है आपके सामने मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। कहता है शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। एक लाइन है जो ओरिजिन से ज्वाइन करती है और इस पॉइंट तक होती है, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक की एक लाइन है। शो करके दिखाना है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस, यानी कि वो परपेंडिकुलर है यहां से, यानी कि ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी और ओरिजिन और इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम यही करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का। आपको एक तो ओरिजिन दे रखा है जिसे हम लिखेंगे 0 0 0, और एक पॉइंट ये दे रखा है 2 1 1, इसको हम नाम दे देते हैं a। तो ये है 2 1 1। ओके, आपको ये लाइन जो है परपेंडिकुलर शो करके दिखानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन।
डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए लाइन। तो कैसे लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशो? हम लिखेंगे, इसमें घटाएंगे, आप इसमें से इसे घटाएंगे तो आप लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 यानी कि 2। ओके, उसके बाद B1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, दिस इज 1, एंड C1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, दिस इज 1। इसी तरीके से आप तीसरा पॉइंट आप लेट कर लीजिए, लेट करेंगे ये सारे पॉइंट, तो बी पॉइंट लेट कर लेते हैं हम। किसको बी करते हैं? इसको बी और इसको सी। ओके, तो हम बी पॉइंट लेट कर लेंगे किसे? 3 5 माइनस 1, एंड सी पॉइंट लेट कर लेंगे हम 4 3 एंड माइनस 1। अब डायरेक्शन रेशो निकालेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो ऑफ BC, तो इसको भी घटाएंगे, तो घटाने के बाद इसका नाम रख देते हैं A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो A2 की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद B2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 5, 3 माइनस 5, तो B2 की वैल्यू आपके सामने आ गई माइनस का 2, एंड देन C2 इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें ये चीज शो करनी थी कि इनका जो ये परपेंडिकुलर रिलेशन में है, तो हम लिखेंगे इन परपेंडिकुलर, हम लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन। अब परपेंडिकुलर कंडीशन हमारी क्या होती है? वो होती है A1 इंटू A2, अभी याद करवाई ना मैंने आपको, B1 इंटू B2 एंड प्लस का C1 इंटू C2, ओके, इक्वल टू 0। तो आपके पास A1 कहाँ है? A1 है, ये रही वैल्यू A1, और A2 ये रही वैल्यू। तो आप लिखेंगे कितना? 2 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 इंटू माइनस 2 प्लस फिर उसके बाद C1 इंटू C2 यानी कि 1 इंटू में 0। तो चेक करते हैं कि आंसर 0 आएगा। बिल्कुल आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और ये आ जाएगा आपके पास 0। तो फाइनली आंसर 0। तो हमने इसे जो कह रहा था शो करने के लिए हमने शो कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन इजी था, समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो, कॉपी जरूर करते जाइएगा क्वेश्चंस को, जब तक क्वेश्चंस खुद से नहीं करेंगे या कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट जब भी समझ में आएगा जब आप इसे खुद से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ L1 M1 N1, देखो यहाँ पर दे रखा है ना L1 M1 N1, अगर L1 M1 N1 जो है एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन है उन दो लाइंस के जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आगे कहता है शो करके दिखाना है दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, यानी कि आपको एक ऐसी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है जो लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और शो करके दिखाना है वो लाइन जो आएगी ना, वो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये होगी, ये। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इधर देख लेते हैं। देखिए, सिंपल है, बस आपको देखना पड़ेगा, बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। यहां से ले लेते हैं ऐसे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है? गिवन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो क्या दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस लाइन की? आपको यहां पर दे रखा है एक तो L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक है ना। आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होगी उसे लेट कर लीजिए L M और N, हमने LMN मान लिया। ये L1 M1 N1 और L2 M2 और N2 दे रखा था, हमने मान लिया डायरेक्शन कोसाइन LMN। और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन
परपेंडिकुलर कंडीशन, और परपेंडिकुलर कंडीशन में ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन की मल्टीप्लीकेशन बराबर 0। डायरेक्शन रेशियो में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्शन कोसाइन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L1 इंटू एल प्लस M1 इंटू एम प्लस N1 इंटू एन इज इक्वल टू 0। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर 0, ये हो जाएगा L2 इंटू एल प्लस M2 इंटू एम प्लस N2 इंटू एन इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो, जैसे कि 3x प्लस का y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 1, सपोज कर लेते हैं, इस 0 को भी हटा के 2 कर लेते हैं, ठीक है। 3x 3x प्लस का y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये आपको कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सेकेंड, इसमें क्या फाइंड करना है, दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, दो वेरिएबल। ओके, आपको दो इक्वेशन दे रखी है और दो ही वेरिएबल फाइंड करने हैं, यानी कि x और y की वैल्यू। तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना जानते हो। जैसे कि अगर मेरे को क्रॉस से करना, एलिमिनेशन से करना है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/4, देन वैल्यू उठा के रख देंगे, देन आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये फाइंड करना आसान था। क्या फाइंड करना, x और y। कैसे आया ये, जब दो इक्वेशन दे रखी होगी और दो ही वेरिएबल्स दे रखे होंगे तो ऐसे ही निकलता है। अगर आपको दे रखा होगा x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 2, उसके बाद 4x प्लस का 3y और माइनस का z इज इक्वल टू आपके सामने 3। तीन इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3, और तीन ही वेरिएबल फाइंड करने हैं, 1 2 3। तो पहले दो को सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे, एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था। तो आपको समझ में आया कि अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो दो वेरिएबल पूछे जाते हैं, तीन इक्वेशन दे रखी है तो तीन वेरिएबल पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर देखो, आपको इक्वेशन तो दे रखी है दो और वेरिएबल पूछे जा रहे हैं तीन, यानी कि L की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है और N की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंडीशन कैसे होती है फॉलो, ये कंडीशन एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको आप सीखो क्योंकि मिसलेनियस के और भी क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि और बाकी के क्वेश्चंस भी इस पर फॉलो हो रहे हैं, यानी कि इस तरीके के पैटर्न को, कि दो इक्वेशन दे रखी होगी और तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी होगी और आंसर जो आएगा वो प्रोपोर्शनेट आएगा। कैसे, अभी करके दिखाता हूँ। आपको लिखना है, पहले यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको L अपॉन में, फिर लिखना है आपको माइनस का M अपॉन में, फिर लिखना है आपको n अपॉन में। हमेशा हर बार ऐसे ही लिखना है, L माइनस M और n, ठीक है, बात समझ में आती है। अब ध्यान से समझना, L लिखा ना मैंने यहाँ पर L, तो L वाले को छुपा लो, ये L वाले को ये मैंने छुपा दिया। बची हुई संख्या देखिए कितनी बची, एक M1 है, एक N1 है, एक M2 है, एक N2 है। चार संख्या बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, आपको लिखना है M1 N1 M2 N2, सीधा सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना। ओके, अब सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड क्या है आपके सामने लिखा हुआ है M, तो इस वाले M को छुपा लीजिए, इसे हटा ही दीजिए, जरूरत ही नहीं है इसकी। अब इसे हटाया तो क्या बचा, L1 N1 L2 N2। चार संख्या बिल्कुल साफ दिख रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा संख्या है, आपको सिर्फ कॉपी करनी है, L1 N1 L2 N2। ओके, यानी कि जब हमने M की वैल्यू की बात करी तो M नीचे नहीं होना चाहिए, जब L की बात करी तो L नीचे नहीं होना चाहिए। अब N की बात करेंगे तो N को हटाना पड़ेगा। देखो N को कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर आप N वाली संख्या को इसे भी हटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये चार संख्या दिख रही होगी, L1 L2 M1 N2, तो इसको भी हम लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा L1 L2 M1 M2।
बहुत सिंपल है। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, कब? जब दो इक्वेशन दे रखी हो और तीन वेरिएबल्स दे रखे हो। अब देखो कैसे निकलेगी वैल्यू, इसके बाद का स्टेप बता रहा हूं मैं। पहले लिखेंगे एल अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 n2 माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, m2 n1 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन में, पहले राइट में मल्टीप्लाई, जैसे मैट्रिक्स में क्या होगा ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, पहले राइट में क्या हो जाएगा, L1 N2 माइनस का, फिर लेफ्ट में इधर नीचे से ऊपर, तो कितना हो जाएगा, L2 N1 इज इक्वल टू, पहले ये ऊपर से नीचे आएंगे राइट की तरफ को, तो कितना हो जाएगा, L1, फिर उसके बाद M2 माइनस का L2 M1। अब आप क्या करेंगे, यहां से नीचे से माइनस को कॉमन लेके ऊपर वाले माइनस से कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, L1, सॉरी नॉट L1, L अपॉन में M1 N2 माइनस का M2 N1 इज इक्वल टू M अपॉन में, यहाँ पर ये पहले लिख लेते हैं, L2 N1 माइनस का L1 N2 इज इक्वल टू N अपॉन में L1 M2 माइनस का L2 M1। तो ये जो एल एम एन के नीचे जो वैल्यूज आई ना, ये वैल्यूज, तो लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, यही तो प्रूफ करना था क्या, m1 n1 माइनस m2 n1 m1 n2, उसके बाद l2 n1 माइनस का l1 n2, उसके बाद l1 m2 माइनस का l2 m1। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप देखिए, चेक करिए, देखो m1 n2 m2 n1, यहाँ पर देखो l2 n1 और l1 n2, फिर उसके बाद l1 m2 और l2 m1, देखो ये आपका सॉल्यूशन है, आपके सामने है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये रहा m1 n2 m2 n1, फिर n1 l2 n2 l1, फिर l1 m2 और l2 m1। तो आपसे यही कह रहा था कि आप इसे शो करके दिखाओ, और हमने इसे शो कर दिया, हमने बता दिया अगर परपेंडिकुलर कंडीशन है तो यही डायरेक्शन होगी। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया, तो इसके इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और ना ही आने के चांसेस है। आपको बस इसलिए समझना था क्योंकि दो इक्वेशंस को कैसे फाइंड किया जब तीन वेरिएबल दे रखे हो, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज यूजुअल मैंने बताया, एंगल के लिए बताया गया है कि इस बार नहीं आएगा, बट हमें क्वेश्चन मिला है तो दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्यों छोड़े हम, तो दो क्वेश्चंस भी हम जरूर करते हुए चलेंगे। अभी तक सारे करे थे एंगल्स के भी। यहाँ लिखा है द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो इज दिस एंड दिस, देखो बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। आपको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन रेशो के साथ डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी प्लस का, फिर उसके बाद लिखेंगे b इंटू सी माइनस ए प्लस का c इंटू ए माइनस बी। बहुत सिंपल है, अपॉन में लिखेंगे आप, यहाँ पर अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे आप b माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखेंगे गौर से तो आंसर क्या आ रहा है, तो आप ऊपर पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए और आंसर लेके आइए, आंसर आएगा 0। ओके, आंसर आएगा आपका 0। तो cos 0 कितने डिग्री पर होता है, ये आपको बताना है। sin 0 0 होता है, और cos 0 कितने डिग्री पर होता है, देखिए ऊपर आ जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस का ए बी और प्लस का ए सी माइनस का बी सी, और नीचे जो भी आएगा आप लिख लीजिए, लेकिन नीचे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, घट गया तो आंसर आ गया 0। 0 के अपन में कुछ भी होगा 0 होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 आया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो आपको पता होना चाहिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, ये वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। अगर cos 0 आपका 0 डिग्री जो है 0 होता है, साइन 0, तो इसका मतलब अगर मैं cos की बात करूं तो cos 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा।
और इसी तरीके से cos 90 डिग्री कितना होगा, 0। अब देखो इस वाली सिचुएशन में देखा तो इससे मैच कर रही है। cos एंगल फाइंड करना है 90 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 यानी कि 90 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा है, थीटा इज इक्वल टू π/2। ओके, यहाँ से याद रखने वाली सिचुएशन होती है कि sin 0 0, तो उसके बाद sin 90 1, cos 0 1 एंड cos 90 0। तो cos 90 0 होता है, तो 0 कहाँ होता है, cos 90 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। समझना अब जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो चुका है, बस क्वेश्चंस रह गए हैं। लेकिन मिसलेनियस के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, यही बस सबसे बड़ी समस्या है ना। तो देखो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले तो एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये आपके सामने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। अब कहता है एक लाइन है, कौन है, लाइन। एक लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ओरिजिन से पास करती है। तो ये तो एक्स एक्सिस है, ये रहा, और इसके पैरेलल और ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन है, ये ओरिजिन है। तो इसके पैरेलल और ओरिजिन से पास करते हुए ऐसे कोई लाइन होगी, इसके ऊपर होगी, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता उसे। तो पैरेलल भी है इसके और ओरिजिन से पास करती हुई भी है। तो अगर मैं कहता हूँ पैरेलल है ओरिजिन से पास, तो मेरे को कुछ बातें पता होनी चाहिए जो बेसिक है। जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो उसकी डायरेक्शन भी होती होगी। तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में अगर देखें, वेक्टर फॉर्म में तो होती है कैप आई। ओके, अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन, तो वो होती है 1 0 0। याद रखना, कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस होती है 1 0 0, और वेक्टर फॉर्म में क्या पाई होती है, इस दिशा में चल रहे हैं क्या पाई, और जे और के तो जीरो होगा इसमें, ठीक है ना। अगर बात करते हैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन, तो होती है 0 1 0, और अगर जेड एक्सिस की डायरेक्शन तो होती है 0 0 1। ओके, ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है ना। ओके, तो ये डायरेक्शन पता लग गई हमें। उसके बाद ओरिजिन हमारा पासिंग पॉइंट है 0 0 0, ये हमारा पासिंग पॉइंट है, ये हमारा डायरेक्शन है। तो हमें एक्स एक्सिस की इक्वेशन का पता चल गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है ना आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, आपको x1 y1 z1 की जगह वैल्यू रखनी है पासिंग पॉइंट जो कि है ओरिजिन। तो लिखेंगे x माइनस जीरो अपॉन में a की वैल्यू बताई मैंने कितनी है, डायरेक्शन 1, और y माइनस जीरो अपॉन में 0, और z माइनस जीरो अपॉन में 0। ये आपका फाइनल आंसर है, कुछ नहीं करना है इसमें, यही आंसर है। आप इसे ऐसे लिख के दिखा सकते हो बस, कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x अपॉन 1 और y अपॉन 0 और z अपॉन 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, बस और कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, बस ये है कि थोड़ा डिफरेंट था। स्टूडेंट्स अजीब सा रिएक्ट करते हैं जब ऐसे कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि वो आसान होते हैं। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। एज यूजुअल इसमें एंगल आ गया। कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी इज दीज, है ना। अब कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, अब इसे आप फाइंड करेंगे। हालांकि इस बार के पैटर्न के हिसाब से एंगल्स नहीं आने चाहिए, बट हम क्योंकि कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, दो पॉइंट्स है, देखो 1 2 3 और 4 5 7, है ना। ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को घटा के डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद ये सी की वैल्यू दे रखी है और ये डी की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को घटा के आप सी डी की रेशो निकाल सकते हो। जब दोनों रेशो आ जाएगी तो उसके बाद एंगल का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, आप उसे फॉलो करें और आंसर निकालें। नहीं आएगा तो मुझसे पूछें जरूर, ठीक है। चलो, ये पांचवें क्वेश्चन की बात भी खत्म होती है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है छठे क्वेश्चन में इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या कहता है, के की वैल्यू फाइंड करो। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, डायरेक्शन की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 होगी। तो हम चलो चेक करते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले पहली लाइन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6,
और पहली लाइन जो हमारे पास है x माइनस वन अपॉन में माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन में टू के इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन में टू। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो क्या होगा? डायरेक्शन रेशो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन रेशो होगा माइनस थ्री टू के एंड टू, ये डायरेक्शन रेशो है। दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं और वो है आपके पास x माइनस वन अपॉन में थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन में माइनस का फाइव। इसमें डायरेक्शन रेशो क्या होगा? डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो होगा थ्री के वन एंड माइनस का फाइव। अब आप देखेंगे गौर से तो ये है आपके पास a1 b1 c1, ये वैल्यू है a2 b2 एंड c2, और आप लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है कि ये वाली संख्या मल्टीप्लाई बाय ये संख्या, यानी कि माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री के प्लस का ये टू के मल्टीप्लाई बाय वन, यहाँ लिखेंगे टू के मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, परपेंडिकुलर कंडीशन तो यही फॉलो करती है। अब जब परपेंडिकुलर कंडीशन फॉलो करती है तो के की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितनी आसानी से आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा आंसर माइनस का नाइन के एंड देन प्लस का ये आंसर आ जाएगा आपके पास टू के, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का टेन इज इक्वल टू जीरो। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का सेवन के इज इक्वल टू टेन को राइट साइड में ले जाएंगे, आप फिर के की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज माइनस का टेन अपॉन में सेवन। ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपल है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन काम नहीं है इसमें। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो लाइन के बारे में बात कर रहा है तो दिमाग में लाइन रखिए। लाइन, लाइन क्या होती है वेक्टर इक्वेशन में? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ऐसे याद करिए, बिल्कुल जैसे ही लाइन आ गया एक ही इक्वेशन होती है। प्लेन की तो फिर भी तीन चार टाइप्स थे, लेकिन लाइन में तो एक ही टाइप थी ये, और इसके दो फॉर्म थे, एक वेक्टर एक कार्टेशियन। वेक्टर कह रहा है तो वेक्टर में ये याद करो, ये पासिंग पॉइंट ये डायरेक्शन। अब इसमें हमें पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। चलो एक समस्या तो का हल हो गया, ए तो दे रखा है, और फिर क्या रखा है, ये जो लाइन है जिसे हमें फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है एक प्लेन के। अब लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर में है, लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर में है, तो सिचुएशन क्या बनती है उसे भी देख लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूं पहले। अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर में है तो कौन सा रिलेशन लगेगा? परपेंडिकुलर का। क्या रिलेशन होता है? दोनों की मल्टीप्लाई जीरो के बराबर। अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर है प्लेन के, देखो मेरी सिचुएशन समझ रहे हैं यहाँ पर जो बता रहा हूं, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन की, ओके, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट बराबर जीरो, यानी कि b1 डॉट b2 बराबर जीरो, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। ओके, अगर दो प्लेन लाइक दिस ये प्लेन है और ये प्लेन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली काटते हैं, परपेंडिकुलरली, तो प्लेन के केस में डायरेक्शन क्या होती है उसकी? नॉर्मल लाइन, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन कहते हैं, जो कि काटती हुई जाती है बीच में से। जैसे इस प्लेन की ये डायरेक्शन है, इस प्लेन की ये डायरेक्शन है, तो बेसिकली ऊपर वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन तो सेम ही हो गई ना। देखो अगर दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब उनकी नॉर्मल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली रिएक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वेक्टर n1 इंटू में n2 इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जब एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, लाइक दिस, ये है प्लेन और ये है आपकी लाइन। तो अगर एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है तो फिर वो पैरेलल का बिहेव करती है। पैरेलल, देखो ये है प्लेन की नॉर्मल, ये प्लेन का नॉर्मल है और ये लाइन का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा पैरेलल वाला रिलेशन। और पैरेलल रिलेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनेट।
प्रोपोर्शनेट मतलब कि जो वेक्टर b है वही वेक्टर n है, स्केलर कंपोनेंट्स ही मल्टीप्लाई करा दो तो, यानी कि दोनों सेम होता है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो लाइन का पासिंग पॉइंट मुझे गिवन है वेक्टर है, और लाइन की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पर, इस पर प्लेन पर, तो जो प्लेन की डायरेक्शन होगी वही लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कह रहा है तो जो प्लेन की डायरेक्शन है वही लाइन की डायरेक्शन है, आपको चित्र से मैंने बता दिया। ओके, तो यहां पर आपको क्या समझ में आना करना है, यहाँ पर कहता है एक लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसमें पासिंग पॉइंट तो 1 2 3 है, और वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो प्लेन की डायरेक्शन होगी, यानी कि ये नॉर्मल टू द प्लेन ये होता है वाला हिस्सा, वही डायरेक्शन हमारी लाइन की भी होगी। तो बस हमें तो दो चीज चाहिए थी, हमें साफ साफ दोनों चीज दे रखी है। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आप यूं ही कर देंगे इसे। बस कॉन्सेप्ट याद रखना कि लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर के रिलेशन में है तो पैरेलल का केस बनाएंगे, पैरेलल के रिलेशन में है तो परपेंडिकुलर का केस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम आगे चेक करेंगे, फिलहाल हमें परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाए। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आपको गिवन है, आप लिख देते हैं गिवन पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, और क्या गिवन है पासिंग पॉइंट में, 1 है 2 है और 3 है। ओके, और क्या गिवन है, आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वो क्या गिवन है, वेक्टर आर ब्रैकेट ऑफ कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस कर लेते हैं, माइनस का 5k एंड माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार, माइनस लिखा है प्लस प्लस लिखा हुआ है भाई, ये प्लस का 9, तो यहां पर नॉर्मल टू द प्लेन आ जाएगा, नॉर्मल टू प्लेन, यानी कि वेक्टर n इज इक्वल टू कैप आई प्लस का 2 कैप j माइनस का 5 कैप, ये वाला हिस्सा नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ओके, अब हम लिखेंगे इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, अगर एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है देन वेक्टर b या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज इक्वल टू कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का 5 कैप के। प्रोपोर्शनेट कह सकते हो, देयर डायरेक्शंस आर प्रोपोर्शनेट, आप लिख सकते हो देयर डायरेक्शंस आर प्रोपोर्शनेट, है ना, देयर डायरेक्शन आर प्रोपोर्शनेट, है ना, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनेट होती है, प्रोपोर्शन में होती है ना। तो फिलहाल हमने लिखा जो वेक्टर बी है वो ये वैल्यू, वेक्टर बी भी मिल गया, वेक्टर ए यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा पासिंग पॉइंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू आ जाएगा कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप ना, ये कार्टेशियन है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो आपको ए भी मिल गया बी भी मिल गया, फार्मूला आपके सामने है, तो आप लगा दीजिए फार्मूला। देखो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हटा देते हैं, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के, प्लस लैम्डा, और बी की वैल्यू कितनी है, ये आपके सामने है कैप आई प्लस का 2 जे और उसके बाद माइनस का 5 के, एंड दिस इज फाइनल आंसर। आप पीछे मैच कर सकते हो इसको, यही आंसर है, इससे आगे इसे कुछ नहीं करना। ओके, सिंपल था, बस आपको समझना होगा कह क्या रहा है क्वेश्चन, जब तक आप समझेंगे नहीं जब तक क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से समझना, देखो 8th में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पिछली बार फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, पिछली बार लाइन इस बार प्लेन। ओके, देखो अलग अलग बातें हैं, देखो फिर बाकी का क्वेश्चन सेम जा रहा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है एबीसी एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, एक प्लेन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन
जो कि पैरेलल है दूसरे प्लेन पे। और मैंने कहा कि अगर एक प्लेन दे रखा है और उसके पैरेलल में एक दूसरा प्लेन दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी भी वही डायरेक्शन होगी। प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकती। इसमें भी वही सेम काम होता है, डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल भी होती है तो भी वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, क्यों? क्योंकि पैरेलल है। आप कहोगे सर जी यहाँ परपेंडिकुलर है तब भी आपने डायरेक्शन सेम लिया था, ये देखो ये वाले केस में देखो सेम लिया। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर तो बोला है, साथ साथ ये भी कहा है कि लाइन है और प्लेन है, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो इसलिए दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लाइन है प्लेन है, तो यानी कि ये प्लेन होता है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन हो गई है ना। अगर यहाँ पर प्लेन है और प्लेन है दोनों ही, तो आप कहेंगे सर ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है, तो पैरेलल के केस में सेम होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट देखो उलझा भी सकता है अगर आप इसे क्लियर नहीं करेंगे, और नहीं तो बहुत क्लियर है ये, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन को याद करेंगे ना कि लाइन को, तो मैं यही लिखूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको रब करने के बाद, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन याद करिए जरा क्या होती है। अगर एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो, एक डायरेक्शन दे रखी हो यानी नॉर्मल टू द प्लेन, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन? मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें वही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है दो फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। क्या क्वेश्चन में कुछ कहा है? नहीं कहा है, तो मर्जी किसकी चलेगी? हमारी चलेगी। तो हमारी मर्जी चलेगी तो हम वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या होगा? वो होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू में वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो। अब वेक्टर ए की जगह पर इसने क्या दे रखा है? वेक्टर ए की जगह पर दे रखा है इसने ए बी सी, यानी कि ए कैप आई प्लस बी कैप जे प्लस का सी कैप के। ओके, और वेक्टर एन की जगह पर क्या दे रखा है? इसने दूसरा प्लेन दे रखा है, और वो प्लेन की डायरेक्शन है वन जे आई जे के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैप आई प्लस जे प्लस के, ये दोनों वैल्यूज हैं, रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे वेक्टर आर माइनस ए कैप आई प्लस बी कैप जे प्लस सी कैप के। ओके, और इनटू में एन की जगह आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करानी है हमें आर के साथ भी और इसके साथ भी। आर के साथ कराएंगे तो लिखेंगे वेक्टर आर कैप आई प्लस जे प्लस के, और इसके साथ दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का देखो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई होगी तो ए आएगा, प्लस का बी के साथ बी जे के साथ जे की मल्टीप्लाई तो बी आएगा, प्लस के साथ के की मल्टीप्लाई तो सी आएगा इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज फाइनल आंसर। अब अगर आप इसे इसके आंसर को देखोगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है? कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है? यही सेम काम है। आप आर की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स कैप आई वाई कैप जे जेड कैप के, तो कार्टेशियन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसे राइट में ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में पीछे आंसर दे रखा है। आप चाहो तो डायरेक्ट कार्टेशियन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैंने कार्टेशियन का फॉर्मूला भी बताया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का अगर नहीं पता तो बता देता हूं, a ब्रैकेट ऑफ x माइनस एक्स वन प्लस बी ब्रैकेट ऑफ y माइनस वाई वन, ये y है, उसके बाद प्लस का c जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह a b c रख देना, यहाँ पर a b और c की जगह पर 1 1 1 रख देना, यहाँ 1 1 मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पूछना जरूर है, अगर पूछेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये मिसलेनियस तो जरूर है, ये कॉन्सेप्ट तो जरूर फिनिश हो रहा है, बट ये रिकॉल करना जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं होगा, देखने से ये चीजें नहीं आने वाली। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये मैंने बताया, मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले टॉपिक में 11.2 के अंदर 11.2 में ये कराया है। तो आपको अगर नहीं आता है तो एक बार जाके दोबारा देख लो। फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको बताया गया है, ये आपके पास वेक्टर a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। ओके, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यही लिख सकता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 फिर b1 क्रॉस b2,
है ना, वेक्टर जरूर लगाइए, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी होती है, ये मैंने खुद निकालना सिखाया था आपको। पहले घटाइए, घटाने में ये a1 है, ये a2 है, घटाना आता है, b1 क्रॉस b2, ये b1 है, ये b2 है, इनका क्रॉस करना आता है, नीचे मैग्नीट्यूड, और उससे भी एब्सोल्यूट वैल्यू में रखना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिएगा, आंसर चेक करिएगा, नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आज की क्लास फिनिश करने वाला हूँ इन 3 क्वेश्चन को कराने के बाद। ओके, ये 3 क्वेश्चंस में से मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा? मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिलने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्लियर कर देता हूं मैं आपको पहला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 और 12 आपको खुद करना है और बस फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। आज की क्लास में हम 12 क्वेश्चन ही करेंगे, अगली क्लास में रिमेनिंग पार्ट इस एक्सरसाइज का करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the coordinate of the points where the line this and this cross yz plane। यानी कि एक लाइन है जो प्लेन को क्रॉस करती है। yz प्लेन का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो, ये आपके पास एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो y से और z से एक प्लेन बन रहा है, ये है yz प्लेन। ओके, ये आपके सामने yz प्लेन। इस yz प्लेन को एक लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है। ये लो जी, यहां से मैंने इसे क्रॉस करती हुई जाते हुए दिखा दिया, एक लाइन। अब ये yz को यहां से क्रॉस करती हुई अंदर से बाहर काटती हुई जा रही है। अगर yz को काट रही है तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ये कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू तो होगी ही नहीं, तो ये होगा x। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, और z की वैल्यू भी होगी, बट x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। yz प्लेन को क्रॉस कर रहा है, तो मैंने आपको बताया होगा कि ऑन yz प्लेन x बराबर 0। ऐसी अलग अलग प्लेन पे अगर एक्स वाई प्लेन की बात करता तो z 0 हो जाता, अगर बात करता एक्स जेड प्लेन की तो y 0 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आती है। ये कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ये वाला जिसमें 0 y और z है, तो y z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी इसको समझते हैं। देखो प्रॉपर तरीके से, इसको प्रॉपर तरीके से समझना होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, तो हम यहाँ करेंगे अलग से। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये है आपके पास वो प्लेन, इस तरीके से दिखाऊंगा मैं प्लेन को, ओके। ये है आपके पास वो लाइन जो क्रॉस करती हुई जा रही है, ये रही वो लाइन, ओके, ओके, ये लाइन है। ये आपको क्रॉस कहाँ पर कर रही है? ये क्रॉस कर रही है यहाँ पर 0 y और z, क्योंकि yz प्लेन है, इसका नाम yz प्लेन है, ओके। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, और वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्या दे रखे हैं बता देता हूँ आपको। एक पॉइंट ए दे रखा है लाइन का, और वो पॉइंट है आपके पास 5, 1 और 6, और दूसरा पॉइंट बी दे रखा है लाइन पे, और वो दे रखा है आपको 3, 4 और 1, ओके। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं लाइन के, ये पासिंग पॉइंट। अगर आपको 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, आप लिखेंगे गिवन गिवन पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। एक पॉइंट ए दे रखा है 516, एक पॉइंट बी दे रखा है 341। अरे बहुत आसान हो जाएगा ये तो। अगर 2 पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, और z माइनस जेड वन अपॉन में c। तो बस x1 ये रहा, देखो ये है x1, ये है y1, ये है z1, ये है x2, ये है y2, ये है z2। आपको abc निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? घटाने के बाद निकालते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशो इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 4 माइनस 1 एंड 1 माइनस 6। देखो घटाया है, 3 में से इस 5 को घटा दिया, 4 में से इस 1 को घटा दिया, 1 में से इस 6 को घटा दिया, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 एंड 3 एंड माइनस का 5। ये आपके पास ए, बी और सी आ गया।
यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा x माइनस 5 अपॉन में a की वैल्यू माइनस का 2 है, बराबर y माइनस 1 अपॉन में b की वैल्यू 3 है, और z माइनस का 6 अपॉन में c की वैल्यू माइनस का 5 है। ये इक्वेशन आ चुकी है, ये वाली जो है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे लेट करेंगे इज इक्वल टू लैम्डा के, किसके लेट करेंगे, लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा के बराबर पहले वाली सिचुएशन को लेट करते हैं, यानी कि x माइनस का 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। फिर दूसरे वाले को लैम्डा के बराबर रखते हैं y माइनस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू लैम्डा। फिर तीसरे वाले को लैम्डा के बराबर रखते हैं z माइनस का 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लैम्डा। आपने एक एक करके तीनों को लैम्डा के बराबर रख दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 3 लैम्डा प्लस का 1। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 को भी इधर लेके आ रहा हूँ बाद में। फिर उसके बाद z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6। ओके, एक्स वाई जेड आ गया, दिस इज पॉइंट माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5, 3 लैम्डा प्लस का 1, माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमें ये पॉइंट कौन से पॉइंट दिखते हैं, ये लाइन का जर्नल पॉइंट्स दिखते हैं जो लैम्डा की फॉर्म में। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 प्लेन पे भी हो सकता है जो क्रॉस सेक्शन है, और उसके बाद यहाँ भी हो सकता है। तो ये वाला जो क्रॉस करता हुआ प्लेन को जो क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट तो हमें पता था, जीरो है, वाई है और जेड है। अभी जो हमने पॉइंट निकाला वो इक्वेशन ऑफ लाइन का जर्नल पॉइंट है, ये और ये और ये। तो हम इसे कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे बट yz plane, yz plane x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो आप लिखेंगे सो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड लैम्डा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 2, फाइनली 5/2। तो बात समझ में आई कैसे लैम्डा निकला। अगर लैम्डा आ गया तो फिर उसके बाद तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, ये निकल जाएगी आपके पास 3 इंटू 5/2 प्लस का 1, तो फाइनली 5 दिया 15, 15 और प्लस का 2/2, यानी कि 17/2, ये y। एंड z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और लैम्डा की वैल्यू 5/2 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 25, 6 दूनी 12/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये देगा माइनस का 13/2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट वो आ गया हमारे पास। एक तो आ गया 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 17/2 और z की वैल्यू माइनस 13/2। ये हमारा आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने बताया था आपको करना है, तो कैसे करना है वो क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन चल रहा है, वेयर द पॉइंट दिस एंड दिस, देखो पॉइंट्स भी सेम है। अब की बार इनने जेड प्लेन को क्रॉस करने की बात की, तो जेड प्लेन पर y बराबर 0 होता है, मतलब जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो ये पार्ट्स आए थे, यानी कि ये वाला पार्ट x और ये वाला पार्ट पर और ये वाला पार्ट जेड, तो अब की बार y 0 रखना है। y 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। उसको हम x में भी रखेंगे, z में भी रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा वाला पार्ट, ये यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन, सॉरी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है उसको देख लेते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन ये भी जा रहा है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स से रखें, पिछले वाले दो पॉइंट से अलग है, लेकिन दो पॉइंट्स तो है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए करके, ठीक है। उसके लैम्डा को करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, आपके सामने आएगी x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड z की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। ये तीनों वैल्यूज उठा के कहाँ रख देनी है आपको, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इस बार दे रखा है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यानी कि आपको दे रखा है एक प्लेन जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 7। ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है। एक लाइन है जो आपने अभी निकाले हैं, दो पॉइंट्स दे रखे थे इस लाइन के, दो पॉइंट्स, और आपने ये वाला कोऑर्डिनेट आपने निकाला है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। वो वाला पॉइंट जो है क्रॉस कर रहा है प्लेन को, तो यानी कि इसकी और इसकी और इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट अप करनी है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आया था, इसमें जो तीन ये वैल्यूज आई हैं आपके सामने, ये देखिए, ये वाली वैल्यूज, ये तीनों की तीनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, ओके,
एंड सेकंड ये y की वैल्यू एंड थर्ड ये z। ये देखो ये वैल्यू यानी कि यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा के रख देना है, इस टाइप का पार्ट आएगा। और वो कहाँ उठा के रख देना है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन में उठा के रख देना है, यानी कि यहाँ पे कहाँ है वो, ये रहा, है ना, इसमें। तो जब रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, और जब लैम्डा की वैल्यू आ गई वापस कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। मैच करना, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना जरूर, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे एक बार पूछ लेना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करा सकूं। ओके, तो 12 क्वेश्चन हो गए, आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 13 से स्टार्ट करेंगे, बट प्रीवियस जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर पूछोगे। अगर वो प्रॉब्लम्स पूछोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रॉब्लम लूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो इसके कमेंट सेक्शन में आप जरूर जाना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर वाला पिन करके मैंने कमेंट कर रखा होगा सबसे टॉप पर, ठीक है। उसे आप क्लिक करना, उसमें आपको कंप्लीट वो जो कमेंट होगा उसमें रीड मोर करके आता है एक ऑप्शन ना, रीड मोर करके जो मैंने कमेंट कर रखा होगा, ध्यान रखना इसी वीडियो में। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, कमेंट में एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में आपको ये जो मैंने आज का सेक्शन कराया है, उस सेक्शन की डिटेलिंग होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा और उसके साथ टाइमिंग लिखी होगी, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा और उसके साथ टाइमिंग लिखी होगी, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा और उसके साथ टाइमिंग लिखी होगी। वो टाइमिंग ब्लू कलर में लिखी होगी। अगर आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को जानना है, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंचना है, तो आप उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही जो वीडियो है डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी। फिर सेकंड पे क्लिक करोगे तो सेकंड पे पहुंच जाएगी, थर्ड पे क्लिक करोगे तो थर्ड पे पहुंच जाएगी। तो ये कब यूज करना है मैं बता दूं, जब इसे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो और इससे पहले आपने ये टॉपिक नहीं किया है, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। लेकिन आप जब इसे दोबारा देख रहे हो, सेकंड टाइम देख रहे हो, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट कमेंट में जाके आप इस वीडियो के, ऐसे ही मैं आगे की वीडियोस को भी सेट कर दूंगा, तो उन वीडियोस में डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आप पहुंच सकते हो। बस आपको वो ब्लू कलर का जो है, जो ऐसे करके टाइमिंग लिखी हुई है 00 ऐसे समथिंग, ठीक है ना, उस पर बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप वीडियो के उस पार्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन पहली बार वीडियो को पूरा इसलिए देखना है क्योंकि बीच वाले सेक्शन में, मतलब कि मैं तो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट करें वहीं से आपको वहां पर क्लिक करूंगा, है ना। लेकिन जो उसके बीच के सेक्शन में मैंने एडिशनल बातें बताई हैं, एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, वो जानना जरूरी है। तो इसलिए पहली बार में तो आपको पूरा देखना ही चाहिए, है ना। और फिर अगर आपने कर रखा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते हो। तो ये आज से ये सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आज के बाद की वीडियोस जो होंगी उसमें ये सेक्शंस में जरूर, मतलब मैं उसे मेंशन करूंगा।